नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कृति का पाठ 2, मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने इस पाठ में औरतों के बारे में बहुत कुछ बताया है। मृदुला गर्ग ने स्वयं अपने बारे में, अपनी नानी के बारे में, अपनी माँ के बारे में और फिर अपनी बहनों के बारे में और आगे जाकर उसने क्या कुछ किया वो सब इसमें वर्णन किया है। कि उसकी नानी थी, किस प्रकार की औरत थी, उसकी नानी के जीवन से, उसके व्यक्तित्व से लेखिका ने क्या कुछ सीखा, अपनी माँ के कौन से गुण उसने सीखे, किसने उसको अपने जीवन में आदर्श बनाया, उसके पिता कैसे थे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित बहुत सुंदर रचना है। यह रचना विभिन्न स्त्रियों के साहस, उनकी विचारधारा, उनके जीवन जीने के तरीके और उनके आत्मविश्वास का परिचय देती है। इसमें किसी एक स्त्री के जीवन को आधार मानकर रचना नहीं लिखी गई है। इस कहानी में बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने जीवन को अपनी शर्तों पर व्यतीत किया और उसे आधार दिया है। इस रचना में 4 पीढ़ियों की स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, परंतु अलग परिवेश और स्वभाव की होने के बाद भी उनके जीवन में स्वयं के अस्तित्व को लेकर स्वतंत्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। लेखिका इस कहानी में अपनी परदादी, नानी, माँ, अपनी बहनों और स्वयं का उल्लेख करती है। यह पूरा पाठ स्त्री जीवन पर आधारित रचना है। स्वयं के व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए समाज में रहना और लीक से हटकर कार्य करना अचंभित करता है, हैरान करता है। एक नानी थी, जाहिर है मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेखिका कहती हैं कि मेरी नानी थी, मैंने उसको कभी नहीं देखा। लेकिन कई बार बच्चे किसी अपने परिवार के बुजुर्ग को देखते नहीं हैं, लेकिन आगे जाकर उसके बारे में सुनते बहुत कुछ हैं। उसी प्रकार लेखिका ने अपनी नानी के बारे में सुना। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी लेखिका की माँ की शादी होने से पूर्व ही उसकी नानी का देहांत हो गया था। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली रहस्य समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, परदानसी औरत थी, पर्दे में रहने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे तो और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर रहने लगे, नानी ने अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ने दिया। अर्थात उसके पति उसको छोड़कर चले गए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन नानी ने अपने जीवन में उसको बिल्कुल भी नहीं अपनाया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मतलब बहुत बोलने वाली। पहले वो बिल्कुल नहीं बोलती थी, पर्दे में रहती थी, लेकिन एकदम से जब उसको अपनी बेटे की चिंता हुई तो एकदम से बोलने लग गई। तो उसने क्या किया, अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाया और उसे वचन लिया कि आप मेरी बेटी के लिए वर ढूंढेंगे, यह इच्छा आप मेरी पूरा करेंगे। जो औरत कभी किसी से बात तक नहीं करती थी, पर्दा तक नहीं उठाती थी, उसने उस व्यक्ति को बुलाकर और अपनी बेटी के बारे में कहा कि मेरी बेटी के बारे में पति आप ढूंढेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी होगा। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यह उससे उसने पढ़ लिया। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नानी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो और दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कि उसकी नानी खुले विचारों की औरत थी। फिर लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ
मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तानी पैसा धेला एक नहीं था, मतलब पारंपरिक या पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति उसके पास नहीं थी। बेचारी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रहने को मजबूर हुई। खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी और पूरा दिन उसका अभ्यास करती थी। मेरी दादी यानी मेरी माँ की सास हमारी बहू कहती थी, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। अर्थात उसकी माँ कोई भी काम नहीं करती थी, घरेलू कार्य में उसकी रुचि नहीं थी। क्यों नहीं की? उसकी 2 वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। साहब अर्थात वो अंग्रेज़ों के पास उठते बैठते थे और उनके विचारों से प्रभावित थे और ऐसे ही कार्य करते थे, इसलिए उसको साहब माना जाता था। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात तो यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। इस वाक्य के द्वारा लेखिका स्पष्ट करना चाहती है कि उसकी माँ भले ही शरीर से दुबली पतली थी, फिर भी सुंदर व ठोस निर्णय लेने वाली महिला थी। भले ही अंग्रेज़ों की शक्ल सूरत वाले साहब बाप की बेटी थी, उसकी शादी खाली जेब वाले गांधीवादी के साथ कर दी गई थी, फिर भी घर के हर काम में लेखिका की माँ की सलाह अवश्य ली जाती थी। लेखिका पुनः लिखती है कि उनकी दादी अक्सर कहती थी, हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, हमारे पास बैल हैं। अर्थात उसकी माँ से कोई काम नहीं होता था तो उसको मजबूर नहीं करते थे। इस कथन का भावार्थ लेखिका को बचपन में ही समझ आ गया था। लेखिका की माँ के अलावा घर के सभी प्राणी काम करने में तत्पर थे। लेखिका की माँ सामान्य भारतीय माँ की तरह नहीं थी। वे न तो घर का काम करती थी, न अपने बच्चों को प्यार करती थी, बल्कि हमेशा पत्र पत्रिकाएँ पढ़ती रहती थी। इसका एक ही कारण हो सकता था कि उनका जन्म साहिबी खानदान में हुआ था, अर्थात उसके पिता साहब माने जाते थे और बड़े लाड प्यार शान शौकत से वह जीती आई थी। ईमानदार होने के साथ साथ वे बहुत कम बोलती थी। फलस्वरूप लेखिका की माँ को घर व बाहर दोनों जगह आदर प्राप्त था। लेखिका के घर में छोटे अथवा बड़े सबको अपने ढंग से जीवन जीने की आज़ादी थी। दादी तथा घर के अन्य लोगों के मन में लेखिका के लिए बहुत श्रद्धा थी। इसका कारण यह था कि एक तो उनका जन्म साहिबी खानदान में हुआ था, दूसरा वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और एक की यही उसकी माँ का सबसे बड़ा गुण था कि वह एक दूसरे की गोपनीय बात को किसी को नहीं बताती थी। यही कारण था घर और बाहर दोनों जगह लेखिका की माँ को आदर प्राप्त था। अर्थात न तो कभी झूठ बोलती थी और न ही किसी की बात दूसरे के सामने बताती थी। लेखिका अपनी परदादी और अपनी माँ की संतान संबंधी मन्नतों और इच्छाओं का वर्णन करते हुए लिखती है कि उनकी परदादी के पास जब 2 से अधिक धोतियाँ हो जाती थी तो वे तीसरी को दान कर देती थी। यही नहीं, उसने भगवान के मंदिर में जाकर खुलेआम ये मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू के यहाँ बेटी हो। अर्थात उसने अपने बेटे की बहू के बारे में भगवान से प्रार्थना मांगी कि हमारे यहाँ जब बच्चा हो तो वह लड़की हो। यह नहीं था कि उनके ख़ानदान में लड़कियाँ नहीं थी, उनके ख़ानदान में पहले भी लड़कियां थीं, लेकिन उसकी दादी लीक से हटकर चलने वाली औरत थी। अर्थात सब लड़के की मांग करते हैं, लेकिन लेखिका की दादी हमेशा कहती थी कि हमारे घर में लड़की हो, और मन्नत ऐसी कामयाब हुई कि एक के बाद एक 5 कन्याओं ने उनके घर जन्म लिया। यहाँ लेखिका अपने खानदान की सुनी हुई कहानी का वर्णन करते हुए कहती है, एक दिन हवेली के सभी मर्द बाहर बारात में गए हुए थे। घर की औरतें सज धज कर नाच गाने में मस्त थी। तभी एक नामी चोर सेंध लगाकर हवेली में घुस गया। किसी को पता तक नहीं चला। बदकिस्मती से चोर उस कमरे में जा घुसा जहां माजी सोई थी। चोर के दबे पांव से भी माजी की आंख खुल गई। माजी ने उसे पानी दिलाने के लिए कहा। तब चोर ने कहा कि मैं यह चोरी करने आया हूँ। तब माजी ने कहा कि हाथ धो लो और पानी लेते आओ, कि कुएं से पानी भर लाओ।
माँ जी ने उससे पानी मंगवाया। उसने आधा स्वयं पिया और आधा उस चोर को पिलाया और कहा, अब एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हो गई हैं। यानी उसकी दादी ने चोर को भी खेतीहर मजदूर बना दिया, उसको भी खेती के कार्य में लगा दिया, उसकी बुरी आदतों को छुड़वा कर। उसकी दादी के भगवान से सीधे संबंध होते थे, अर्थात वो जो भी भगवान से मांगती थी उसकी वही इच्छा पूरी हो जाती थी। अब लेखिका अपने परिवार के रूढ़िभंजक पहलू तथा संस्कार का वर्णन करती है। वे लिखती है, जब 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो लेखिका उस समय 9 वर्ष की थी और उसे टाइफाइड हो गया था। फलस्वरूप उसे इंडिया गेट नहीं जाने दिया। लेखिका को रस्सी उपन्यास बदर्ज का राम जो पकड़ा दिया और कहा कि तुम इसे आराम से पढ़ो। लेखिका ये नहीं बता सकती थी उस समय वह उपन्यास उसे समझ आया या नहीं। बाद में लेखिका ने उस उपन्यास को अनेक बार पढ़ा, लेकिन उपन्यास के सारे अध्याय आपस में गड्ढमड्ढ हो जाते थे। लेकिन उपन्यास का पहला अध्याय लेखिका को लगभग याद हो गया, क्योंकि उसमें बच्चों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन दिया गया था। लेखिका सोचती है कि यह उसकी माँ की मन्नत का प्रभाव था कि वे 5 बहनें लड़की होने के नाते हीन भावना का शिकार नहीं हुई। यहाँ लेखिका अपने अतिरिक्त 4 बहनों मंजुला भगत, चित्रा, अंचला तथा रेणु और अपने एकमात्र भाई राजीव का परिचय देती है। सबसे बड़ी बहन मंजुला भगत ने शादी के बाद लिखना शुरू किया। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका हैं, उसने भी शादी के बाद लिखना, यानी दोनों लेखिका बन गई। छोटी बहन का घर का नाम गोरी था और बाहर का नाम चित्रा था, उसने कुछ नहीं लिखा। इसके बाद रेणु और अंचला का जन्म हुआ और अंत में भाई राजीव का। बाद में अंचला और राजीव ने भी लेखन को अपनाया, अर्थात वो सारे बहन भाई लेखन कार्य में व्यस्त थे। लेखिका की चौथे नंबर की बहन रेणु सबसे अलग प्रकार की थी। वह थोड़ी सी जिद्दी, अकड़ और स्वतंत्र विचारों की लड़की थी। स्कूल से वापस आने पर जब वह गाड़ी उसे लेने जाती तो उसमें बैठने से इनकार कर देती थी और वह सामंतशाही का प्रतीक था। उसको अच्छा नहीं लगता था, सब बच्चों के समान आना जाना ही उसको अच्छा लगता था, इसलिए वह पैदल आना पसंद करती थी। इसके अतिरिक्त वह सच इस प्रकार बोलती थी कि लोग समझते थे मजाक कर रही है। पढ़ाई में भी उसकी खास रुचि नहीं थी। उसने बीए इसलिए पास किया क्योंकि उसने पिता को खुशी मिली। उसके पिता ने कहा कि तुम बीए करो। आज भी यदि कोई पुत्र मेरे करता है तो वह यही कहती है कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो नहाती हूँ। अर्थात पुत्र नहीं इत्र, उसको कहता है कि इत्र। वो तो कहती है जो लोग स्नान नहीं करते हैं वही लोग इत्र चौपड़ते हैं। तीसरी बहन चित्रा भले ही कॉलेज पढ़ने जाती थी, लेकिन उसकी रुचि औरों को पढ़ाने की थी। यही कारण है परीक्षा में उसके अंक कम आए और उसके शिष्यों के अधिक आते थे। जब उसकी शादी का समय आया तो उसने एक नज़र में लड़का देखकर पसंद कर लिया और कहा कि वह उसी से शादी करेगी। सबसे छोटी बहन अंचला ने पिता का कहा मानकर अर्थशास्त्र और पत्रिका की पढ़ाई की। उसके पिता की पसंद से ही शादी की। वह बाहर में भी उसकी अधिक रुचि नहीं थी। वह लिखने लगी। उन्होंने लिखा। शादी के बाद वह बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। उस जमाने में पति पत्नी भी फिल्म देखने जाते थे और अलग अलग पंक्तियों में बैठते थे, यहाँ तक कि वो हिचक महसूस करते थे। और उसने क्या किया, उन सब व्यक्तियों को एक साथ नाटक करने के लिए तैयार किया। लेखिका के पास कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनके कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलें, लेकिन बिशप ने यह कहकर मना कर दिया कि उस प्रदेश में क्रिश्चियन की जनसंख्या कम है। बाद में लेखिका ने स्वयं यत्न करके वहाँ एक विद्यालय खुलवाया। लेखिका के बच्चे तथा अनेक अफसरों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ने लगे। अंत में लेखिका अपनी बहन रेणु का परिचय देते हुए लिखती है कि वह स्वभाव से बड़ी जिद्दी हैं। लेखिका के मुकाबले वह अधिक जिद्दी सिद्ध हुई।